हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भू आकृतियाँ और उनका विकास। तो ये क्लास 11 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है DSSB SST एग्ज़ाम के लिए। जो लोग भी DSSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर से ये वीडियो देख के जाइएगा, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आता है। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। इस वीडियो की डिमांड आ रही थी कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम ये वाला टॉपिक करा दीजिए, तो उन्हीं लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आने वाले टाइम में SST TGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है भू आकृतियाँ और उनका विकास। तो देखिए, जितनी भी आपको भू आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जितनी भी आपको पृथ्वी पर आकृतियाँ दिख रही हैं, या तो वो इरोजन से बन रही हैं यानी कि अपरदन से बनती हैं, या फिर वो निक्षेपण के द्वारा उनका निर्माण होता है। तो यहाँ पे मैं क्लास 11 की NCERT का चैप्टर नंबर 6 को फॉलो कर रही हूँ। तो जिस तरीके से उसमें दिया हुआ है, मैंने उसी तरीके से हर टॉपिक और सब टॉपिक को कराया है। तो सबसे पहले उसमें इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में बताया गया है, यानी कि अपरदित स्थल भूमि के स्थल रूप के बारे में। तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं घाटियाँ। देखिए, घाटियाँ क्या है? लंबाई, चौड़ाई और उनकी आकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार की घाटियाँ बनाई जाती हैं। यानी कि नदी जब अपना अपरदन का कार्य शुरू करती है, नदी जब पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानों में आती है, तो वहाँ पे जब अपरदन करती है तो उस टाइम पे अलग अलग प्रकार की घाटियों का निर्माण होता है। तो देखिए, सबसे पहले वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी कुछ इस तरीके से निर्मित होती है। जब नदी बह के आ रही होती है ऊपर से, तो वी शेप में जब अपरदन करती है तो उससे निर्मित आकार की घाटी को वी आकार की घाटी कहते हैं। ये कब होता है? जब नदी का प्रवाह बहुत तेज होता है, नदी अपरदन बहुत तेजी से कर रही होती है। मुख्य रूप से ये स्थिति जो है, जब नदी युवा अवस्था में होती है अपनी, तब वो वी शेप की घाटी का निर्माण करती है। ठीक है। सेकेंड है आपका गॉर्ज। गॉर्ज कब बनाती है? जैसे सिंधु गॉर्ज वगैरह हैं। नदी जो है जब कठोर चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती है, तब एक गहरी और सकरी घाटी का निर्माण होता है। इसके जो दोनों ढाल हैं वो दोनों साइड है वो बहुत ही तीव्र ढाल वाले होते हैं। तो ऐसी जो संरचना बनती है उसको गॉर्ज कहते हैं, जैसे सिंधु गॉर्ज वगैरह। तो यहाँ पे चट्टान बहुत कठोर होती है। ठीक है, बहुत कठोर चट्टान को अपरदित करके नदी जो है वो आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद बात करेंगे कैनियन के बारे में। कैनियन जो है एक तरीके का गॉर्ज ही है, गॉर्ज का ही एक रूप है कैनियन। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इसकी साइड्स हैं वो थोड़ी सी वाइडर होती हैं, ऊपर से नीचे से थोड़ी सी कम वाइडर यानी कि कम चौड़ी होती है। ऊपरी भाग का तल अपेक्षाकृत चौड़ा होता है। यहाँ पे जो चट्टान है वो अवसादी चट्टान को अपरदित करती है नदी। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों में कि ये वाला पोर्शन जो है वो एकदम सीधा ना होके थोड़ा सा वाइडर होता है ऊपर की साइड में। ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है। ये जो है वो आपका गॉर्ज वाला एरिया है, ये जो है वो आपका गॉर्ज है। ठीक है। गॉर्ज में क्या है, बिल्कुल सीधा बना होता है, एकदम सीधी। ये देखिए, जैसे मैंने अपने खुद के हाथ से भी बनाई हुई है। तो तीनों में डिफरेंस आप समझ गए। नदी जब युवावस्था में होती है तो वी आकार की घाटी बनाती है, नदी का अपरदन बहुत तेजी से करती है और कुछ इस तरीके से अपरदन होता है, यहाँ पे नदी बह रही होती है। ठीक है। गॉर्ज में जैसे सिंधु गॉर्ज है तो वहाँ पे आप जो है एकदम स्ट्रेट होती है, ये जो है बहुत स्ट्रेट होती है। वी आकार में इसलिए नहीं बहती है क्योंकि जो चट्टानें हैं वो बहुत कठोर होती हैं। उसके अलावा अवसादी चट्टानों में जो नदियाँ बह रही होती हैं तो वो जो है आपका कैनियन का निर्माण करती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट में है जलगर्तिका या अवनमित कुंड। तो पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े गर्तों में फंसकर गोल गोल घूमने लगते हैं। इन्हें जो है वो जलगर्तिका कहते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है, जब पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में आते हैं तो छोटे छोटे कुछ अपरदित टुकड़े गर्त होते हैं, गर्तों में इस तरीके से फंस के घूमने लगते हैं। उनको क्या बोलते हैं? आपके जलगर्तिका कहते हैं। दूसरा है आपका जलप्रपात। दूसरा है आपका अवनमित कुंड।
ठीक है। अवनमित कुंड और जलगर्तिका में अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा 1 मिनट में। जब वाटरफॉल हो रहा होता है, जैसे जलप्रपात हो रहा है, यहाँ पे वाटरफॉल गिर रहा है, तो वाटरफॉल कहाँ से, ऊंचाई से गिरेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इसके तल में जब ये जो कुछ अपर्दित शिलाखंड हैं या चट्टानी टुकड़े हैं वो वृत्ताकार घूमने लगते हैं गर्तों में फंस के, तो ऐसे विशाल या गहरे कुंड को अवनमित कुंड कहते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो जलगर्तिका है वो नदी तल में बनेगा, नदी तल में जलगर्तिका का निर्माण होगा, जबकि जलप्रपात के तल में यानी कि वाटरफॉल के तल में जो है वो अवनमित कुंड का निर्माण होगा, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट है आपका अधःकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प। तो देखिए यहाँ पे जो वो है आपकी कठोर चट्टानों में भी गहरे और कटे हुए विस्तृत विसर्प मिलते हैं, ये देख सकते हैं आप इसमें साइड में पिक्चर में ये, और वो इस तरीके से जो ये कठोर चट्टान है इसमें भी गहरे और कटे हुए विसर्प मिल रहे हैं, तो इन विसर्पों को ही अधःकर्तित विसर्प या फिर गभीरीभूत विसर्प कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यही चीज़ मैंने फिर लिखी हुई है, देखिए आगे, कठोर चट्टानों में गहरे कटे हुए विस्तृत विसर्प मिलते हैं, इन्हीं विसर्पों को अधःकर्तित विसर्प या फिर गभीरभूत विसर्प कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नदी वेदिका के बारे में। नदी वेदिका जो है आपकी नदीय स्थल एक सीढ़ीनुमा संरचना जो घाटी के किनारे तब बनती है जब नदी अपना पुराना बाढ़ का मैदान छोड़कर एक नए मार्ग पर प्रवाहित होने लगती है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये देख सकते हैं आप, ये नदी ऐसे बह रही थी, यहाँ बही, फिर यहाँ पे बही, फिर इस तरीके से इसने सीढ़ीनुमा संरचना, ये देख रहे हैं ना आप, ये सीढ़ीनुमा संरचना बन गई। तो इसी को बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं, नदी वेदिका या फिर नदी टेरेस, ठीक है। अब ये लंबवत अपर्दन हो रहा है इसका, देखिए यहाँ पे इस तरीके से लंबवत अपर्दन हो रहा है। तो लंबवत अपर्दन से 2 तरीके की वेदिकाएं बनती हैं, एक बनती है आपकी युग्मित और एक बनती है अयुग्मित। मैं देखिए दोबारा से इसको बता देती हूँ आपको साफ से। तो देखिए युग्मित में अयुग्मित में क्या डिफरेंस है मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे आपकी नदी ऐसे बह रही थी पहले, ठीक है, उसके बाद नदी ने क्या किया, अपना ये वाला मार्ग चेंज कर दिया, अब यहाँ ये चीज़ छोड़ के नदी यहाँ तक बहने लग गई, उसके बाद फिर नदी यहाँ तक बहने लग गई, यहाँ तक बहने लग गई। इस तरीके से वो जो अपना पुराना मैदान है, बाढ़ का मैदान, उसको छोड़ते जा रही है तो और अपना नया मार्ग लेते जा रही है। तो इस तरीके से जो निर्माण हो रहा है सीढ़ीनुमा, इसको बोलेंगे आप नदी वेदिका या फिर रिवर टेरेस। और इसमें युग्मित और अयुग्मित की बात करें तो ये बिल्कुल देखिए ये स्ट्रक्चर दोनों साइड से आपका सेम जा रहा है, बिल्कुल इक्वल, तो ये आपका युग्मित वेदिका है। और जब ये स्ट्रक्चर सेम नहीं हो, सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता है, तब इसको अयुग्मित वेदिका कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं आपके निक्षेपित स्थल रूप के बारे में, ठीक है। लास्ट वाला हमने अभी अपर्दन के बारे में की थी। तो देखिए जलोढ़पंख क्या होता है, जब नदी एक ऊंचाई से गिरती है ना, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। नदी इस तरीके से ऊंचाई से गिर रही है ऐसे करके, राइट, नदी ऊपर से आ रही है आपके बह के पर्वतों से, उसके बाद वो कहीं मैदान में आके गिरेगी। तो ऊपर से जब वो आ रही है नदी, तो वहाँ से अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आ रही है, ठीक है, और उसका बहाव तेज है, ढाल तेज है, तो उसकी वजह से यहाँ से जितने भी सेडिमेंट्स लेके आएगी आसानी से कैरी कर लेगी। लेकिन जैसे ही वो कुछ मंद ढाल वाले मैदानों में आएगी, गिरिपद वाले पार्ट में, जहाँ पे यानी कि पर्वत आपका ख़त्म हो रहा है, मैदान स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो ढाल है अचानक से मंद हो जाएगा। तो ये जितने भी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है उनको कैरी करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स को वो इस तरीके से जो है फैला देती है, लाइक कोन शेप में, इस तरीके से पंख की तरह, ठीक है। इसी को कहते हैं आपके जलोढ़पंख। तो यही लिखा हुआ है कि जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद में मंद ढालों के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़पंख का निर्माण होता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी मैंने पिक्चर भी कुछ बनाने की कोशिश की थी, जो भी मुझसे बन पाई। इसी के जस्ट अपोजिट होता है आपका डेल्टा। डेल्टा के बारे में क्या है, जैसे नदी जो है बह के आ रही है आपकी, ऊपर से बह के आती है, ठीक है। ज़्यादातर नदियाँ जो है पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं, कुछ ही नदियाँ हैं जो मैदानी झील वगैरह से निकलती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे उसने जो किया था, ये सेडिमेंट का निक्षेपण जो किया था वो आपका कहलाया था जलोढ़पंख, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा तो है नहीं कि उसने सारे सेडिमेंट्स को यहीं पे कलेक्ट कर दिया होगा, यहीं पे इकट्ठा कर दिया होगा। कुछ जो वो कैरी नहीं कर पा रही थी वो उसने यहीं छोड़ दिए, लेकिन बहुत सारे सेडिमेंट्स को वो आगे लेकर बढ़ती है, फिर वो पूरा बहती है, अपना पूरा मार्क करती है, और कहीं ना कहीं नदी जो है वो किसी समुद्र से जाके मिलती है। तो जब वो समुद्र से मिलने से पहले उसका जो ढाल है वो बहुत ही ज़्यादा मंद हो जाता है, तो फिर वो उसका इस तरीके से सेडिमेंट्स वो ऐसे
छोड़ना शुरू कर देती है, और अब ये वाला जो पंख है ये उल्टा बन जाता है। ये सिर्फ समझने के लिए है, इस तरीके से। तो ये जो बनता है ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ध्यान रखिएगा, ये नदी समुद्र तट के पास निकट बनता है, ये आपका गिरिपद वाले क्षेत्र में बनता है। ये जब नदी आपके ऊपर से लेके आ रही होती है सेडिमेंट्स, उसके निक्षेपण से बनता है। ये भी निक्षेपण से बनता है, लेकिन ये जब नदी पूरा अपना मार्ग में प्रवाहित होने के बाद समुद्र में मिलने जा रही है, उससे कुछ पहले ही आपके कुछ सेडिमेंट्स को डिपोजिशन कर देती है, और वहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस मैंने अच्छे से बता दिया है। ढाल कम होने के कारण सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो जाता है, इसीलिए जो है समुद्र तट के निकट डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करेंगे बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधी का। तो बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। जब नदी में बाढ़ आती है तो पानी जो है वो तटों तक फैल जाता है। देखिए जनरली क्या है, जैसे जो नदी ऐसे बह रही है कहीं भी, ठीक है, यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं, अचानक से बाढ़ आ जाती है, किसी भी कारणवश बाढ़ आ जाती है, बारिश ज़्यादा हो जाती है, या कोई बादल फट जाते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, तो पानी क्या है वो तटीय मैदानों में अंदर तक बढ़ जाता है। यहाँ तक देखिए बढ़ जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, बाढ़ आ गई है। ठीक है, उसके बाद नदी जैसे जैसे पानी कम होता है तो नदी वापस अपने मार्ग पे प्रवाहित होने लगती है। तो ये वाला जो मैदान है जहाँ तक नदी एंटर कर गई थी, ये वाला जो मैदान है, इस सारे मैदान को हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके बंगाल और बिहार में बहुत सारे नदियाँ जो है बार बार उनसे बाढ़ बहुत आती है उधर। फिर है आपका नदी विसर्पण, यानी कि नदी का मिएंडरिंग। तो मिएंडरिंग से कुछ नहीं है, जब नदी का जो इस तरीके से चलने वाली जो ये स्थलाकृति बनती है, नदी जिस तरीके से विसर्पण करती है, मिएंडरिंग करती है, इसी को बस नदी मिएंडरिंग कहते हैं। उसके बाद है आपका ओक्सबो लेक। ओक्सबो लेक यानी कि इसको गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं। जैसे नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, ये इस तरीके से नदी बह रही है, फिर नदी जो है वो धीरे धीरे आपका कभी कभी ये इस तरीके से मार्ग अपना बहना बंद कर देती है। यानी कि अगर हम जो बनाई हुई पिक्चर है उसी के हिसाब से देखें तो नदी क्या है, ये वाला मार्ग फॉलो कर रही थी। ठीक है, ये वाला मार्ग फॉलो कर रही थी इस तरीके से। ठीक है, एक टाइम आते आते नदी जो है वो अपना मार्ग चेंज कर लेती है और इस तरीके से यहाँ से बहना शुरू कर देती है। ये वाली जो लेक है, ये वाली जो बीच में लेक बची है, ये वाली, मैं एक सेकेंड कलर चेंज कर लेती हूँ। ये वाली जो लेक है ये अलग से जो जल है, क्योंकि अब जो मेन नदी थी वो यहाँ से बहना शुरू हो गई, और ये जल जो है यहाँ से आपस में धीरे धीरे करके ये वाला आपका तट मिल गया। ठीक है, ये इससे कट गई इस तरीके से। तो इस तरीके की जो लेक बनती है उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। ऑक्सबो लेक यानी कि जैसे बैल का पैर होता है ना, इस टाइप का, उस तरीके का इसका शेप होता है, इसलिए इसका नाम ऑक्सबो लेक रखा गया है। इसको गोखुर झील भी कहते हैं, खुर के आकार की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं। इन पिक्चर्स को आपको हर एक पिक्चर को ध्यान से देख के जाना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं आपकी कास्ट टॉपोग्राफी के बारे में, जिससे रिलेटेड मैंने पहले पिक्चर आपको दिखाई है, कास्ट टॉपोग्राफी या फिर कास्ट स्थलाकृति। कास्ट टॉपोग्राफी एक चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भूजल या सतही जल की क्रिया के द्वारा घुलने या फिर निक्षेपण के द्वारा इन भू आकृतियों का निर्माण होता है। जितनी भी आकृतियाँ मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाई हैं। तो सबसे पहले इरोजनल के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है आपका शैलो होल या विलियन रंध्र। विलियन रंध्र जो है उसकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है, देखिए ये वाली। ठीक है, ऐसे ये गोल भी हो सकता, थोड़ा राउंड शेप में भी हो सकती है। दूसरा है आपका सिंक होल। सिंक होल एक प्रकार का छिद्र होता है जो ऊपर से तो वृत्ताकार होता है और नीचे से कीपनुमा होता है, इस तरीके से बना होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे घाटी रंध्र के बारे में। देखिए जहाँ पे ये आपकी कास्ट टॉपोग्राफी होती है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चूना पत्थर या फिर डोलोमाइट की जहाँ पे चट्टानें होंगी वहाँ पे आपकी इस तरीके की आकृतियों का निर्माण होगा, क्योंकि चूना पत्थर जो है वो पानी के साथ साथ जल्दी से घुल जाता है, आप सभी को पता होगा। तो ये वाली आकृतियाँ उन चट्टानी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो वैली सिंक क्या होती है, जब घोल रंध्र और डोलाइन इन कंद्रिका क्षेत्रों के गिरने से या पदार्थों के स्खलन से आपस में मिल जाते हैं, तब एक लंबी तंग या विस्तृत खाइयाँ बनती हैं, जिन्हें घाटी रंध्र या फिर वैली सिंक या फिर युवाला कहते हैं। ठीक है, देखो एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। देखो घोल रंध्र क्या है, ये जो है ये आपके घोल रंध्र है, ये देखिए
ये आपके घोल रंध्र है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, विलय रंध्र में आपको जो है वो ये राउंड शेप में मिल सकता है, लेकिन घोल रंध्र में आपको कीप के आकार की, ये इस तरीके से कीप जैसी आकृति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा निपाती रंध्र, निपाती रंध्र क्या होता है, निपाती रंध्र में जब आपका जो ये घोल रंध्र है इस तरीके से यहाँ पे कोई घोल रंध्र रहा होगा, ये कोननुमा शेप रही होगी इस तरीके से। ठीक है, पे जो है यहाँ पे इसकी जो छत है, ये जो चीज़ है यहाँ पे वो ध्वस्त हो गई है, तो इसको कॉलेप्स सिंक के नाम से भी जानते हैं, या इसी को डोलाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोलाइन। मैंने हालांकि लिखा हुआ है सब, ठीक है, डोलाइन बोलते हैं। ये घोल रंध्र इस तरीके से बने हुए हैं, देखिए कोन के आकार के, ये देखिए, ये 3D में दिखाने की कोशिश की इस तरीके से, कोन शेप है, नीचे से खुले हुए हैं। ठीक है, और जब ये कई सारे मिल जाते हैं, ये कई सारे मिल जाते हैं, तब आपके युवाला का निर्माण होता है। ये देख रहे हैं आप, ये कई सारे घोलरंध्र जो है वो मिल गए हैं, तो ये आपका युवाला का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं आपके स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट और गुफा और स्तंभ के बारे में। ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखिए इस तरीके की आकृति जो आपको मिलेगी, ये ऊपर से नीचे की तरफ लटकी हुई। तो मैंने किस तरीके से इसको याद किया था, स्टार्टिंग में मुझे याद नहीं हो रहा था, कंफ्यूजन लग रहा था, बार बार मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो लटकना, जिस तरीके से ऊपर से लटकते हैं, तो यहाँ से मैंने याद कर लिया स्टैलेक्टाइट, यानी कि लटका हुआ। और ये जो है स्टैलेग्माइट, यानी कि नीचे से अगर आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे तो ये आपके स्टैलेग्माइट है। तो लेग की तरह खड़ा हुआ है। लेग पे हम लोग खड़े होते हैं, अपने किस चीज़ पे खड़े होते हैं, हम किसी अपने लेग पे खड़े होते हैं, या फिर टेबल या किसी भी चीज़ का आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो वो अपने लेग पर खड़ा होता है। लेग किस तरीके से होती है, ऐसे, सपोज आप एक चेयर भी बना रहे हैं तो इस तरीके से आप खड़े हैं, तो ये जो ऊपर है यानी कि चेयर के लैग हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप एक ट्रिक टाइप की बना सकते हैं। अच्छा, जहाँ पे आपके ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट दोनों मिलते हैं, वहाँ पे आपके ये देखिए इस तरीके से अगर ये लटका हुआ मिल गया और एक ये मिल गया, तो यहाँ पे आपके स्तंभ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और गुफा तो आप जानते हैं, ये गुफानुमा जो है ये आपको देख के पता चल जाएगा, ये गुफा होती है, और जहाँ से इसका मुख स्टार्ट हो रहा होता है ये गुफा का मुख होता है। तो इन्हीं सब के बारे में मैंने आगे लिखा है, चलो देख लेते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक लैपीज के बारे में ये मैंने बताया कि घोलरंध्र या फिर डोलाइन, इन कंदराओं की जब छत गिर जाती है या फिर पदार्थों में स्खलन हो जाता है तो आपस में मिल जाते हैं और एक लंबी तंग या विस्तृत खाइयाँ बनाते हैं, जिन्हें युवाला कहते हैं, जो कि मैंने अभी पीछे वाली आपको दिखाया था कि जब कई सारे जो है सिंक वैली मिलते हैं तो वहाँ पर आपको युवाला का निर्माण हो जाता है। फिर बात करेंगे लेपीज के बारे में। लेपीज कास्ट क्षेत्र में चूना पत्थर की सतह पर बने खाँचे या उभार होते हैं, जो कास्ट स्थलाकृति में वर्षा द्वारा रासायनिक अपक्षय के कारण बनता है, जिसमें पानी चट्टानों को घोल देता है। देखिए इस तरीके का, ये अगर ऐसी आकृति बनती है, ये इस तरीके से जो आकृति बन रही है आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से, ये वाली, ये जो है वो आपकी, इसको बोलते हैं आपके लिपीज। ठीक है, नेक्स्ट है निपात। ये मैंने आपको बता दिया है, यानी कि कोलैप्सिंग। जब यहाँ पे देखिए ये चीज़ मैं आपको पिक्चर में मैंने आपको दिखा दिया है कि जब घोल रंध्र है, सिंक होल है, कोई इस तरीके से सिंक होल रहा होगा, ये यहाँ पे इसकी वो होगी, ऐसे करके सिंक होल रहा होगा। ठीक है, ये इस तरीके से जब इसकी जो छिद्र हैं वो बड़े हो जाते हैं, यानी कि ये छिद्र यहाँ से हट जाता है, तब इसको जो है वो कोलैप्स सिंक या फिर डोलाइन कहते हैं।